जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में आप जावा के रिलेटेड कुछ नया सीखेंगे। देखिए, अब तक हम जावा की सीरीज में काफी कुछ सीख चुके हैं। हमने जावा के बेसिक्स के बारे में पढ़ा, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को सीखा, हमने इंटरफेसेस के बारे में पढ़ा, रैपर क्लासेस के बारे में पढ़ा, लेकिन वो सब एक बेसिक लेवल तक था। आज के लेक्चर से हम जावा एडवांस लेवल सीखना स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आप सीखेंगे कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस तरह से क्रिएट किया जाता है, किस तरह से डिजाइन किया जाता है जावा लैंग्वेज के अंदर। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे उनका आउटपुट हम कंसोल में देखते थे, एक ब्लैक स्क्रीन में। अब हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है, जब वो कोडिंग सीखना स्टार्ट करता है, वो चाहता है कि उसका आउटपुट कुछ अच्छा हो, सुंदर हो, उसके एप्लीकेशन को कोई यूज करे, वो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करे। तो आज से आपकी वो जर्नी स्टार्ट हो रही है जावा लैंग्वेज के अंदर। हम कुछ सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे। उसके लिए आज से हम सीखना शुरू करेंगे कि यूजर इंटरफेस किस तरह से डिजाइन किया जाता है। तो इस लेक्चर को, इस सीरीज को आपने मिस नहीं करना, लगे रहना इस सीरीज के साथ साथ, और इस सीरीज के आखिर में आप एक जावा फुल स्टैक डेवलपर होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह यार आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है क्योंकि हम मेहनत करते हैं, वीडियोस बनाकर आते हैं। तो सिर्फ सब्सक्राइब करना, इसमें सिर्फ आपको टच करना होता है, कोई पैसे नहीं लगते। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब जावा लैंग्वेज के अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हम एक पैकेज का यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं स्विंग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट क्या इंपोर्ट करेंगे? जावा एक्स डॉट स्विंग। उसके बाद जितनी भी इसके अंदर फाइल्स हैं हमें सारी की सारी चाहिए, तो हम एस्ट्रिक का यूज करेंगे और साथ में टर्मिनेट कर देंगे। तो जावा स्विंग एक पैकेज है जिसके अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं एक प्यारा सा यूजर इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। अब स्विंग क्या होता है? स्विंग से पहले जावा में क्या यूज होता था यूजर इंटरफेस क्रिएट करने के लिए, ये सारी चीजें हम थोड़ी देर में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फ्रेम क्रिएट करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो इस स्विंग पैकेज के अंदर काफी सारी चीजें हैं, उन्हीं में से एक है जे फ्रेम। तो सबसे पहले हम एक जे फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जे फ्रेम इस तरह से। अब हमने इसका एक नेम भी सेट करना है, आपकी मर्जी कोई भी नेम सेट कर दे। मैं यहाँ पर इसका नाम फ्रेम ही रख देता हूँ। उसके बाद न्यू कीवर्ड और फिर जे फ्रेम इस तरह से पैरेंथेसिस और फिर इसे कर देंगे क्लोज। अब अगर आपने हमारी पूरी सीरीज देखी है जावा की, तो उसके अंदर जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे थे तो इस तरह से हम किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, आपको याद होगा। तो यहाँ पर जे फ्रेम एक क्लास है जो कि इस स्विंग पैकेज के अंदर कहीं ना कहीं लिखी हुई है, और हम क्या कर रहे हैं उस क्लास का एक इंस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स और भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने क्या किया, एक फ्रेम कीवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इसका साइज सेट करना होता है, क्योंकि अगर एक फ्रेम है तो फ्रेम की विड्थ भी होगी, फ्रेम की हाइट भी होगी, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर सेट करते हैं। तो साथ के साथ मैं कमेंट करता हूं कि यहाँ पर हम करेंगे सेट विड्थ एंड हाइट, ताकि आपको साथ साथ अंदाजा होता जाए। अब यहाँ पर हम ये क्या यूज करेंगे, ये जो फ्रेम हमने क्रिएट किया हम इसको यूज करेंगे। तो फ्रेम, उसके बाद डॉट, हमारे पास एक मेथड होता है सेट साइज, हम इसको यूज करेंगे। ये रहा सेट साइज। अब इसमें हमने डायमेंशंस बतानी होती है कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप HTML और CSS सीख चुकी है, स्पेशली CSS, तो आपको ये चीजें सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर भी हम डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, उसके अंदर भी विड्थ होती है, हाइट होती है, सारी चीजें यहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी, आपको सीखने में आसानी होगी। तो मैं चाहता हूँ यार कि विड्थ होनी चाहिए 400 कॉमा, और हाइट भी होनी चाहिए 400, ताकि एक बॉक्स बन जाए इस तरह से। अब साइज हमने सेट कर दिया, इसके बाद हमने बताना होता है लेआउट। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा कि अगर आप CSS सीख चुके हैं तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स होते हैं, ग्रिड होते हैं, वो एक किस्म के लेआउट होते हैं। लेआउट मीन कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे बटन हो गया, ओके, जे फ्रेम हो गया, उसके अंदर लेबल्स भी होते हैं काफी सारे, और भी इनपुट फील्ड्स भी होती हैं, तो वो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो कौन सा ऑब्जेक्ट किस तरह से अलाइन होना चाहिए, स्क्रीन की किस लोकेशन पे होना चाहिए, ये सेट करता है हमारा लेआउट। तो जावा लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं जिनको एक एक करके हम कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कोई भी लेआउट सेट नहीं करूंगा।
तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं फ्रेम डॉट सेट लेआउट, और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ नल। यहाँ पर हम कोई भी लेआउट यूज नहीं करना चाहते, इसे ऐसे ही रहने दें। अब इतना तो हो गया कि हमने एक फ्रेम जो है वो क्रिएट कर लिया, उसका साइज भी सेट कर दिया, उसका लेआउट भी सेट कर दिया। अगर इस पीस ऑफ कोड को हम रन करें तो हमें आउटपुट में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने अभी तक फ्रेम को विजिबल नहीं किया। तो अब हमने क्या करना है, इस फ्रेम को विजिबल करना है। तो सबसे पहले हम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम डॉट सेट और फिर विजिबल, इस तरह से। और यहाँ पर हमने लिख देना है ट्रू। अगर आप फाल्स लिखेंगे तो विजिबल नहीं होगा, आपने ट्रू लिखा है तो ये विजिबल होगा। तो फिर से काउंट करा देता हूँ आपको ये चीजें। सबसे पहले आपने जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके बाद आपने फ्रेम के जो डायमेंशंस हैं विड्थ और हाइट उनको सेट करना है। उसके बाद जो भी आप लेआउट सेट करना चाहते हैं आप वो सेट करोगे। कोई लेआउट आप नहीं रखना चाहते तो आप नल सेट कर दोगे। लेकिन जब हम एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पर लेआउट्स का यूज करेंगे। और इस सीरीज में आप काफी डिटेल से सीखोगे कि लेआउट्स क्या होते हैं, कैसे उनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर। और उसके बाद आखिर हमने क्या करना होता है, जो भी हमने फ्रेम क्रिएट किया उसको हमने विजिबल करना होता है और वैल्यू सेट कर देनी होती है ट्रू। तो अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट जो है वो अब थोड़ा डिफरेंट है। पहले क्या होता था कि आउटपुट ना हमें इस जगह पे शो होता था ब्लैक स्क्रीन में, तो वो इतना कोई खास अट्रैक्टिव नहीं होता था, इतना सुंदर नजर नहीं आता था। तो ये आपका पहला आउटपुट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में। आपको खुश होना चाहिए यार, ये पहला स्टेप है आपका एडवांस लेवल की तरफ। तो अगर आप ये क्रिएट कर चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमारा पहला स्टेप है। इसके आगे हम काफी चीजें क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ना इस लेवल का कोई भी टेक्स्ट नहीं है, तो हम वो भी सेट कर सकते हैं सिंपल। उसके लिए हमने करना क्या है, यहाँ पर आके ना हमने कुछ भी लिख देना है। मान लो ये है हमारा मेन फ्रेम, तो मैं लिख देता हूँ मेन फ्रेम, FRAME फ्रेम, इस तरह से। दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हुआ, हमारे फ्रेम का एक नेम भी यहाँ पर आ चुका है जो कि हमने सेट कर दिया मेन फ्रेम। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप आपका जो होता है वो होता है कि आप एक फ्रेम क्रिएट करें। जब आप एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं तब उसके अंदर आप बटन्स को ऐड करते हैं, उसके अंदर इनपुट फील्ड्स को ऐड करते हैं, आप पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं, वीडियोस को भी, कलर्स को भी, काफी सारी चीजें हैं जो कि इस कोर्स में आप सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए ये एक ही हमारा आउटपुट था। अब हम बात करते हैं कुछ स्विंग के बारे में कि क्या है ये स्विंग। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन है, स्विंग इज यूज्ड टू क्रिएट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्रिएट किया, और ये जावा एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। एंड इंटरफेस इज अ डैशबोर्ड। अब इंटरफेस होता क्या है, हमने पढ़ा ना कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इंटरफेस क्या होता है, एक बोर्ड होता है जहां से यूजर इंटरेक्ट करता है हमारी एप्लीकेशन के साथ। उसको कुछ बटन्स नजर आ रहे होते हैं तो उन बटन्स को क्लिक करता है और कोई भी फंक्शन जो होता है वो परफॉर्म कर सकता है। The Java applications created using Swing are compatible with the Windows operating system। मतलब ये कि Swing पैकेज को यूज करते हुए आप कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट करें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो इजीली रन हो सकती है। अब बात करते हैं कि इस पैकेज के अंदर, इस स्विंग पैकेज के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो ये किस्म की एपीआई है, तो इसके अंदर बटन्स भी हैं, टेक्स्ट फील्ड भी है, एरिया, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, मेन्यू और भी काफी सारी चीजें हैं। एक एक का नाम नहीं ले सकते, वक्त के साथ साथ सारी चीजें हम कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि स्विंग से पहले जावा के अंदर कौन से पैकेज को हम यूज करते थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए। तो वहां पर हम यूज करते थे AWT का। ये भी एक किस्म का पैकेज था जिसे हम यूज करते थे GUI डिजाइन करने के लिए। अब इनमें थोड़े से डिफरेंसेस है, वो देख लीजिए। AWT कंपोनेंट्स आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, मतलब ये कि अगर आपने ये AWT को यूज करते हुए कोई एप्लीकेशन क्रिएट की तो उसका जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता था वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे कुछ और डिजाइन का होता था। उसी को आप मैक पे ओपन करते थे तो उसका डिजाइन डगमगा जाता था, कुछ और तरीके का होता था। तो ये इसमें थोड़े ड्रॉबैक्स थे। जबकि स्विंग में ऐसा नहीं होता। स्विंग जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म हो इसका डिजाइन खराब नहीं होगा, जैसा आप डिजाइन करेंगे वैसा आपको शो होगा। उसके बाद है AWT कंपोनेंट्स आर हैवी वेट, एप्लीकेशन हैवी हो जाती थी, रन होने में वक्त लगता था। स्विंग में ऐसा नहीं है। उसके अलावा देखें AWT प्रोवाइड्स लेस कंपोनेंट देन स्विंग।
अब स्विंग के अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए टेबल्स हैं, लिस्ट हैं, स्क्रॉल पैन्स हैं, कलर चूजर्स हैं। तो ये चीजें AWT में नहीं थी, इसी वजह से स्विंग को लॉन्च किया गया, स्विंग को क्रिएट किया गया, ताकि जो डेवलपर हैं वो आसानी से और अच्छे तरीके से एक GUI डिजाइन कर सके और अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस क्रिएट कर सके। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, और हमने जावा स्विंग की हेल्प से एक फ्रेम क्रिएट किया था। आज के लेक्चर में हम उसी फ्रेम के अंदर कुछ बटन्स ऐड करेंगे, कुछ लेबल्स ऐड करेंगे, और साथ ही आपके साथ थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से हम इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को और आसान तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी फ्रेम के बारे में। हमने जे फ्रेम क्लास का यूज किया था। उसको यूज करते हुए हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसे हमने एक नाम भी दे दिया था, मेन फ्रेम। उसके बाद हमने उसका साइज सेट किया। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है विड्थ और सेकंड वैल्यू है हाइट। उसके बाद लेआउट हमने नल सेट कर दिया। मैंने आपसे कहा था कि लेआउट के बारे में हम काफी डिटेल से बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसे सेट कर दिया विजिबल ट्रू, ताकि वो स्क्रीन पे नजर आए। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम एक बटन को ऐड कर सकते हैं फ्रेम के अंदर। पहले इस पीस ऑफ कोड को मैं रन करता हूं ताकि आप देख लें कि किस तरह से हमने एक फ्रेम क्रिएट किया था। ये हमारा फ्रेम है। अब इस फ्रेम के अंदर हमने कुछ बटन्स ऐड करने हैं। तो बटन्स ऐड करने के लिए जैसे हमने जे फ्रेम क्लास का यूज किया था, इसी तरह से हमारे पास एक और क्लास होती है जे बटन। तो हम उसका यूज करेंगे, जे बटन। यहाँ पर आपने ख्याल करना है जे जो है वो कैपिटल है और बी भी कैपिटल ही है। उसके बाद बटन का कोई भी नाम सेट कर दें। यहाँ पर मैं B1 सेट कर देता हूँ। उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर से जे बटन। उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर कर देंगे टर्मिनेट। इस तरह से हमने क्या किया, हमने जे बटन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया B1। अब जो भी बटन होता है ना, उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है। पहले तो हमने ये बताना होता है कि फ्रेम के अंदर किस जगह पे बटन जो है वो नजर आएगा। दूसरा हमने बताना होता है कि उसकी हाइट कितनी होगी और उसकी विड्थ कितनी होगी। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डॉट और फिर सेट बॉन्ड्स के नाम से हमारे पास एक मेथड होता है, इसे हम यूज करते हैं। अब इसमें 4 वैल्यूज हैं। सबसे पहले हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं एक्स डायरेक्शन की। ये हमारे पास जो फ्रेम होता है ना, उसका एक एक्स डायरेक्शन होता है और एक वाई डायरेक्शन होता है। तो हमने बताना होता है कि एक्स डायरेक्शन में किस जगह पे बटन होगा और वाई डायरेक्शन में बटन किस जगह पे होगा। ये हम बना लें, फिर मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से ये हुआ है। अब मैं चाहता हूँ एक्स डायरेक्शन इसकी हो 120 और उसके बाद वाई डायरेक्शन में ये हो 100। इसी तरह से मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ होनी चाहिए 100 और इसकी हाइट होनी चाहिए 50। तो पहली वैल्यू है हमारे पास एक्स डायरेक्शन के लिए, दूसरी वैल्यू है हमारे पास वाई डायरेक्शन के लिए, तीसरी वैल्यू है इसकी विड्थ और लास्ट जो फोर्थ वैल्यू है वो है इसकी हाइट। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। उसके बाद हमने बटन क्रिएट कर लिया, बटन की बाउंड्रीज भी सेट कर दी। अब हमने इस बटन को ऐड करना है अपने फ्रेम के अंदर। तो हमारे फ्रेम का नाम था सिर्फ फ्रेम, तो हम इसी को यूज करेंगे यहाँ पर, फ्रेम डॉट ऐड। हम किसको ऐड करना चाहते हैं, B1 को। तो यहाँ पर B1 लिख देंगे और इसे टर्मिनेट कर देंगे। तो अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा जो बटन है वो ऐड हो चुका है। यहाँ पर देखिए जी, बटन जो है वो ऐड हो चुका है। अभी फिलहाल इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, तो अब एक काम करते हैं, इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना है, इसे मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ। ये रहा हमारा जे बटन। इसके अंदर पैरेंथेसिस में आप जो कुछ लिखेंगे वो आपके बटन का टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल क्लिक मी। दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो अब क्या होगा, हमारा जो बटन है उसके अंदर एक टेक्स्ट आ चुका होगा जो कि है क्लिक मी। यहाँ पर देखें क्लिक मी। अब जो हमने डायरेक्शन सेट की थी उसके अंदर ये देखें, इस तरफ से ना यहाँ तक ये हमारी एक्स डायरेक्शन है, तो ये हो जाता है 120। ऊपर से नीचे ये 100 है, तो यहाँ से 120 हो गया, पिक्सल में होगा, और यहाँ से हो गया 100। इसकी विड्थ हमने सेट की थी 100 और साथ में इसकी हमारे पास जो हाइट है वो हमने सेट कर दी थी 50। तो इस तरह से एक बटन आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चाहें तो इस बटन के अंदर कोई इमेज भी सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बहुत ही आसान तरीके से आप ये कर सकते हैं। चीजें बहुत आसान है, बस आप समझते जाएं। यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और हमारे पास होता है इमेज आइकन। ये कीवर्ड है जिसे आप यूज करते हैं
और इसके अंदर आपने क्या करना है, जो भी आपकी इमेज जहां रखी हो, जो डायरेक्शन हो, उसको आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। हमारी इमेज यहाँ रखी हुई है, यहाँ पर देखें ये है इसका पाथ, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, और ये जो इमेज का नाम है सिर्फ इमेज है, इसे भी हम यूज करेंगे। तो हम चलते हैं जी अपने एडिटर में, यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर मैंने उस पाथ को पेस्ट कर दिया। अब इसके साथ मैंने क्या करना है, इमेज का नाम भी लिखना है, तो इमेज का नाम था इमेज, और उसके बाद उसकी जो एक्सटेंशन हो उसका आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊं यहाँ पर, तो इसकी एक्सटेंशन है .jpeg, तो मैं इसको यूज करूंगा। एक्सटेंशन का आपने ख्याल रखना है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। तो jpeg इस तरह से। अब क्या होगा, हमारा जो बटन है ना उसके अंदर एक पिक्चर आ चुकी होगी। इसे इस कोड को रन करते हैं। अब पिक्चर हो सकता है पूरी ना हो, ओके, तो ये चीजें भी हम वक्त के साथ साथ सेट करेंगे, क्योंकि ये फ्रेम आ चुका है। ये हमारा बटन है, जैसा कि मैंने कहा कि इसके अंदर जो पिक्चर है हो सकता है वो पूरी आपको शो ना हो, आधी शो हो, तो वैसा ही हो रहा है। तो ये चीजें हम सेट करेंगे। ये तो हो गया जी बटन, कि आप किस तरह से बटन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा हम चाहें तो हम लेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल वही हम जे लेबल का यूज करेंगे। जे लेबल, ये भी एक क्लास है, हम इसे नाम दे देते हैं लेबल1 L1। उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर से हम जे लेबल का यूज करेंगे इस तरह से। और इसके अंदर आप जो भी लेबल को वैल्यू देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ डेट क्लिक द बटन, ये हमारा लेबल है। अब जैसे हमने बटन की कुछ बाउंड्री सेट की थी, इसी तरह से लेबल की भी करनी होती है। तो सबसे पहले लेबल को सिलेक्ट करेंगे, .set बाउंड्रीज, ये है। अब यहाँ पर देखिए हमारा बटन जो है वो 120 पे है, तो इसकी भी मैं 120 ही सेट कर देता हूँ एक्स वैल्यू इस तरह से। इसकी जो y है वो ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये 100 पे है। मैं चाहता हूँ हमारा लेबल इससे थोड़ा ऊपर हो, तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ मान लीजिए 80। और हाइट और विड्थ जो है, विड्थ मैं इसकी 100 सेट कर देता हूँ, और हाइट भी इसकी हम मान लीजिए 30 सेट कर देते हैं, ओके, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, हमने लेबल तो क्रिएट कर लिया। अब इस लेबल को हमने फ्रेम के अंदर ऐड करना है। जितनी भी आप चीजें बनाते जाएंगे, चाहे आपके बटन हो, चाहे लेबल्स हो, चाहे टेक्स्ट फील्ड हो, उन सबको आपने एक फ्रेम के अंदर ऐड जरूर करना होता है। तो फ्रेम डॉट ऐड, और हम ऐड करना चाहते हैं जी इसको, हम ऐड करना चाहते हैं लेबल1 इस तरह से। इसे टर्मिनेट करते हैं और इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो लेबल है वो किस जगह पे शो हो रहा है। चलिए जी, यहाँ पर देखें ये हमारा लेबल है बिल्कुल उससे ऊपर, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक द बटन। हम एक काम करते हैं, इसे ना थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं। तो वाई डायरेक्शन में जो वैल्यू है ना, मैं इसे और कम कर देता हूँ, और यहाँ पर हम कर देते हैं मान लीजिए 65, और दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, पहले बटन के साथ मिला हुआ था, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। अब यहाँ पर देखें, अब थोड़ा सा जो है वो गैप आ चुका है। अब हो सकता है कि यार आप सोच रहे हो कि ये तो काफी मुश्किल काम है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि यार बटन कहाँ पे आना चाहिए। पिक्सल के साथ खेलना होगा, हमें एक्स डायरेक्शन को देखना होगा, वाई को देखना होगा, विड्थ को सेट करना होगा, हाइट को सेट करना होगा। अगर ये काम हम इसी तरीके से करते रहे तो एक एप्लीकेशन बनाने में हमें तो कई महीने लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, इसको क्रिएट करने का एक और तरीका भी है, जिसके अंदर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। मतलब बटन पहले से बना होता है, हम माउस के थ्रू उसे ड्रैग ड्रॉप करके फ्रेम में लाते हैं, जितना साइज होता है उसे एडजस्ट करते हैं, जिस लोकेशन पे रखना चाहते हैं वहां रख देते हैं, और हमारा काम हो जाता है। अब बात करते हैं कि मैं ये चीजें आपको क्यों सिखा रहा हूँ, हमने डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप स्टार्ट क्यों नहीं किया। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा था कि हम जावा के बेसिक से लेकर प्रो तक सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप पे लेके जाता तो आपको पता ना होता कि यार बिहाइंड द सीन चीजें कैसे काम कर रही है, बटन कैसे क्रिएट हुआ, कोड क्या है इसके पीछे। बटन का एक फ्रेम आ जाता है, तो फ्रेम के पीछे फ्रेम का कोड क्या है। अगर लेबल आए तो लेबल के पीछे लेबल का कोड क्या है। तो वो चीजें आप समझ ना पाते, और जिन चीजों का आपको पता ना हो फिर भी आप यूज कर रहे हो, तो उन्हें हम रट्टा कहते हैं। तो रट्टा नहीं मारना, हमने कोडिंग के अंदर कॉन्सेप्ट गेन करना है। तो पहले मैं आपको ये चीजें पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि यार बिहाइंड द सीन चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। तो कुछ लेक्चर्स में हम इनको कवर करेंगे, उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप पे जाएंगे,
और उसको यूज करते हुए हम डिफरेंट एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे, वहां पर आपको ये चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं लगेंगी। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि किस तरह से हम जावा लैंग्वेज के अंदर बटन्स और लेबल्स को क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया और पासवर्ड के बारे में। तो ये पिछले लेक्चर का एक कोड है जिसके अंदर हमने एक फ्रेम क्रिएट किया था। उस फ्रेम का हमने साइज सेट किया था। पहले हमारे पास विड्थ होती है, फिर हाइट होती है, उसके बाद विजिबिलिटी हमने ट्रू कर दी थी ताकि ये स्क्रीन पे हमें नजर आए। और फिर हमने एक लेबल क्रिएट किया था। लेबल के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा था। लेबल्स की भी बाउंड्रीज हमने सेट की थी और उसे ऐड कर दिया था हमने फ्रेम के अंदर। इसी तरह हमने एक बटन क्रिएट किया था और मैंने आपसे कहा था कि बटन के अंदर आप कोई भी इमेज सेट कर सकते हैं और किस तरह से सेट कर सकते हैं ये तरीका भी हमने उसके अंदर सीखा था। तो अभी के लिए इस बटन को और इस लेबल को मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ताकि जो चीजें अभी हम सीखने जा रहे हैं वो क्लियर हो और साफ सुथरी आपको नजर आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्स्ट फील्ड के बारे में। देखिए, जब भी हम कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, तो हम यूजर से इनपुट लेते हैं। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम डिफरेंट तरीकों को, डिफरेंट वेज को यूज करते हैं। उन्हीं में से एक है हमारे पास टेक्स्ट फील्ड, तो उसको यूज करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जे टेक्स्ट फील्ड, ये एक क्लास होगी, इसको हम यूज करेंगे। अब इसका हमें क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है, FIELD फील्ड। ओके, अब इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसे हम दे देते हैं नाम T1 टेक्स्ट फील्ड 1। ओके, उसके बाद न्यू और फिर दोबारा से जे टेक्स्ट फील्ड। इस तरह से हमने क्या किया, हमने एक टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब क्लासेस क्या होती है इनके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं। अब ये क्रिएट करने के बाद दूसरा हमारा काम होता है कि हमने बाउंड्रीज को सेट करना होता है, तो उसे हम सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे T1 को, उसके बाद डॉट सेट बॉन्ड्स, इस तरह से। और इसके अंदर सबसे पहले हमें x वैल्यू को इनपुट करना होगा कि x डायरेक्शन में कहाँ पे होना चाहिए ये टेक्स्ट फील्ड। तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि ये x से होना चाहिए तकरीबन 50 पिक्सल्स x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में ये होना चाहिए, मान लो इसमें भी हम 50 सेट कर देते हैं। उसके बाद हमें बताना होता है कि इसकी विड्थ कितनी होगी। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि विड्थ होनी चाहिए 100 और इसी के साथ ही यहाँ पर इसकी हम सेट कर देते हैं हाइट 30 और इसे ना थोड़ा और नीचे लेकर जाते हैं और मैं इसे 100 कर देता हूँ। ओके, वाई डायरेक्शन से नीचे की तरफ। ये काम हमारा हो गया कि हमने एक टेक्स्ट फील्ड का एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, उसकी बाउंड्रीज भी सेट कर दी। उसके बाद जो आखिरी काम होता है वो ये होता है कि हमने इस चीज को, इस ऑब्जेक्ट को फ्रेम के अंदर ऐड करना होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रेम डॉट ऐड और हम T1 को इस फ्रेम के अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। ओके, ये तो हो गया टेक्स्ट फील्ड। अब एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और आपको आइडिया हो कि क्या है ये टेक्स्ट फील्ड जिसे हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें आप एक चीज और कर सकते हैं कि आप चाहें तो एक्स डायरेक्शन से इसे थोड़ा इस तरफ कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन है हमारे पास 50, तो इसे हम कर देते हैं 100। ओके, अब अगर इस पीस ऑफ कोड को रन करें तो एक्स डायरेक्शन से थोड़ा आगे की तरफ ये जो टेक्स्ट फील्ड है ये मूव हो चुका होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब थोड़ा आगे की तरफ आ चुका है। यहाँ पर आप एक काम और भी कर सकते हैं कि इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर नेम। ओके, इस तरह से दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं तो हम क्या होगा, उस फील्ड के अंदर ना ये टेक्स्ट लिखा हुआ होगा ताकि यूजर को आइडिया हो कि उसने क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यूजर नेम, इसको रिमूव करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये है हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड जिसे आप क्रिएट कर सकते हैं जावा लैंग्वेज को यूज करते हुए। अब हम बात करते हैं पासवर्ड के बारे में कि आप पासवर्ड को कैसे सेट कर सकते हैं। कोई ज्यादा काम नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, पासवर्ड क्लास का ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो पहले वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले जे पासवर्ड फील्ड, ये क्लास है। उसके बाद इसे नाम दे देते हैं P1, इसका ऑब्जेक्ट है ये। न्यू जे पासवर्ड फील्ड और पैरेंथेसिस और फिर टर्मिनेट। इस तरह से हमने क्या किया, हमने पासवर्ड की क्लास का
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये जितनी भी क्लासेस है ना इस स्विंग पैकेज के अंदर पहले से डिफाइन है, हम सिर्फ उनका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वही काम हमारा कि हमने इसकी बाउंड्रीज को सेट करना होता है। तो p1 डॉट सेट बॉन्ड्स, यहाँ पर x डायरेक्शन को सेट करना होगा, हम 100 रहने देते हैं जो कि उसकी थी। y डायरेक्शन उससे थोड़ी नीचे लेकर आते हैं, तो वो थी 100, इसे कर देते हैं 150। उसके बाद जो इसकी विड्थ है उसे 100 रहने देते हैं और हाइट को रहने देते हैं 30, इस तरह से। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ऐड कर देना है इसे इस फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम डॉट ऐड, इसे हम ऐड करना चाहते हैं p1 को, तो इसे हमने ऐड कर दिया अपने फ्रेम के अंदर। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, तो अब हमारे पास एक पासवर्ड की फील्ड भी आ चुकी होगी। वेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास यूजर नेम भी है यहाँ पर और यहाँ पर पासवर्ड भी है। इसके अंदर आप कुछ भी लिखे तो देखिए ये हाइड है, हिडन है ये, क्यों? क्योंकि ये पासवर्ड है। तो इस तरह से आप एक फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम टेक्स्ट फील्ड कहते हैं। उसके बाद आप पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर आपको याद दिलाता चलूं, मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है आप सोचे हो कि यार ये चीजें काफी ज्यादा मुश्किल है, कैसे हम एक्स डायरेक्शन को सेट करें, वाई डायरेक्शन को सेट करें, कितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, कितनी इसकी हाइट होनी चाहिए, ये सारी चीजें काफी ज्यादा मुश्किल है मैन्युअली करना। और मैंने आपसे कहा था कि ये सारी चीजें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके करेंगे, मतलब ये चीजें पहले से बनी होंगी, हम क्या करेंगे बटन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाएंगे, उसको रिसाइज करेंगे, वो काम बन जाएगा। ये चीजें आपको सिखाने का मकसद ये है कि आपको पता हो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो किसी बटन को, तो आपको पता हो कि बटन के पीछे बटन का कोड कैसा होगा। तो यहाँ पर ये नॉलेज आप सीख रहे हैं कि बिहाइंड द सीन चीजें कैसे वर्क कर रही होंगी। ओके, तो परेशान नहीं होना, ये चीजें काफी आसान है। जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ एप्लीकेशन डेवलप करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि हाँ ये चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये काम हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट एरिया के बारे में, जिसके अंदर हम यूजर से काफी ज्यादा टेक्स्ट लेते हैं उससे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले वही हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे जे टेक्स्ट एरिया, यहाँ पर टी कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल, टेक्स्ट एरिया। इस तरह से इसका हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं टेक्स्ट एरिया 1। ओके, इस तरह से न्यू और दोबारा से जे टेक्स्ट एरिया पैरेंथेसिस और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। दूसरा काम हमारा वही होता है कि हमने इसकी बाउंड्रीज को सेट करना होता है, तो वो सेट कर देते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट एरिया 1 डॉट, यहाँ पर हमने सेट करना है बाउंड्रीज या बॉन्ड। एक्स डायरेक्शन हमने सेट करनी है, इसे 100 ही रहने देते हैं। वाई डायरेक्शन इससे थोड़ा नीचे लेकर आते हैं, ये 150 है तो इसे 200 कर देते हैं। हाइट इस ये विड्थ इसकी हम कर देते हैं 100, उसके बराबर ही, और हाइट इसकी हम कर देते हैं 60, उससे थोड़ी डबल। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इसे ऐड कर देना है फ्रेम के अंदर। तो फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, फ्रेम डॉट ऐड, इसे हम ऐड करना चाहते हैं टेक्स्ट एरिया 1 को, तो इसे कर देते हैं टर्मिनेट और करते हैं इस पीस ऑफ कोड को रन। अब हमारे पास तीन चीजें हो चुकी हैं, टेक्स्ट फील्ड भी है, पासवर्ड भी है और टेक्स्ट एरिया भी है। यहाँ पर देखिए ये है टेक्स्ट फील्ड, ये है पासवर्ड, कुछ भी आप टाइप करें, और ये है टेक्स्ट एरिया। इसका साइज भी आप ज्यादा कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए सिंपल इसे यहाँ से क्रॉस करते हैं, इसके अंदर जो कुछ आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेल मी अबाउट योरसेल्फ। चलिए दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर, यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है, तो हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमने लिख दिया जी। ओके, देखते हैं यहाँ पर देखिए पासवर्ड के अंदर हमने सेट कर दिया जे पासवर्ड के अंदर। तो यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं कि पासवर्ड के अंदर हमने नहीं लिखना, यहाँ से कट कर देते हैं, इसे हमने लिखना है टेक्स्ट एरिया के अंदर, तो इसके अंदर इसे पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। हमने गलती से पासवर्ड के अंदर लिख दिया था, पासवर्ड के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, आप चाहे तो पासवर्ड के अंदर लिख सकते हैं पासवर्ड, ताकि यूजर को आइडिया हो तो उसने वहां पर पासवर्ड इनपुट करना है। अब देखिए इस टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास कुछ लिखा हुआ है जिसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पर आप पासवर्ड भी लिख सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि टेक्स्ट फील्ड कैसे क्रिएट होती है, पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है, टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करना है।
अगेन ये चीजें सारी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही क्रिएट करेंगे जब हम कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डेवलप करेंगे इस सीरीज के अंदर। फिलहाल ये सिखाने का मकसद ये है कि आपको हर एक चीज का पता हो कि बिहाइंड द सीन चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टेक्स्ट फील्ड के बारे में, टेक्स्ट एरिया के बारे में और पासवर्ड के बारे में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम जावा लैंग्वेज को यूज करते हुए किस तरह से एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी आप एप्लीकेशंस देखें या जितने भी सॉफ्टवेयर आप देखते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं टेबल्स का यूज जरूर होता है। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जावा लैंग्वेज के अंदर किस तरह से आप एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पिछले वीडियो का कोड है। यहाँ तक का जो इसका पार्ट है इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये हमारे काम का नहीं है फिलहाल के लिए। यहाँ पर हमारे पास कोड जो मैंने रख लिया वो है एक फ्रेम का कोड, क्योंकि जितने भी आपके पास एलिमेंट होते हैं चाहे वो टेबल हो, वो बटन हो या टेक्स्ट फील्ड हो, उसको रखने के लिए आपको एक फ्रेम की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्रेम है, यहाँ पर फ्रेम का साइज है, इसकी विड्थ है, इसकी हाइट है, साथ में लेआउट हमने नल सेट किया हुआ है और विजिबिलिटी हमने कर दी है ट्रू। तो अब यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक टेबल। तो टेबल के अंदर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेट करूंगा कि हमारे पास कॉलम्स कितने होने चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा एक स्ट्रिंग और यहाँ पर इसे नाम देते हैं कॉलम। इस तरह से यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एक एरे। तो यहाँ पर एक एरे डिफाइन कर लेते हैं और इस एरे के अंदर मैं जितनी भी कॉलम्स वैल्यूज लिखना चाहता हूँ वो यहाँ पर लिख दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि फर्स्ट कॉलम के अंदर होगी आईडी। वो पर्सन की हो सकती है, वो स्टूडेंट की हो सकती है, वो किसी एम्प्लॉय की हो सकती है। उसके बाद हमारे पास होगा उसका नेम, यहाँ पर नेम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम सेट कर देंगे उसकी सैलरी। इस तरह से अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू सेट कर दी। इट्स मीन हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम के अंदर होगी आईडी, सेकंड कॉलम के अंदर होंगे नेम्स और थर्ड कॉलम के अंदर होंगी सैलरीज। तो एक डाटा तो हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमें और डाटा चाहिए जो कि इन कॉलम्स के अंदर लिखेंगे। आईडी के नीचे आईडी होगी, नेम के नीचे नेम होगा और सैलरी के नीचे सैलरी। उसके लिए भी हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे और एक एरे क्रिएट करेंगे। इस एरे को नाम दे देते हैं डाटा और ये होगी एक 2D एरे। इस तरह से अब इसके अंदर हमने डिफरेंट डाटा रख देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख दूंगा आईडी, तो 101 ये इसकी आईडी है। उसके बाद नेम यहाँ पर सेट कर देते हैं, लेट्स सपोज अहमद, इस तरह से। और थर्ड वन विच इज सैलरी, तो लिख देते हैं 50,000। इस तरह से अब एक डाटा हमारा हो चुका है। उसके बाद दोबारा से एक और डाटा के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आईडी आ जाएगी, तो 102 इसकी आईडी है, कॉमा। उसके बाद नेम, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज सनी, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर है सैलरी का सेक्शन, तो 60,000। उसके बाद यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ और इसके अंदर भी हम कुछ डाटा इनपुट कर देते हैं। तो सबसे पहले आईडी, तो 103। उसके बाद इसके अंदर आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर नेम, तो नेम हम सेट कर देते हैं लेट्स सपोज कबीर, इस तरह से। और उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है सैलरी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 70,000। चलिए जी, ये चीजें हमारे पास आ चुकी हैं और आखिर में हम इसे कर देते हैं टर्मिनेट। ओके, लाइन काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है और यहाँ पर एरर शो हो रहा है, तो यहाँ पर होवर करते हैं रीच्ड एंड ऑफ फाइल व्हाइल पार्सिंग। ओके, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इन्हें थोड़ा मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे। और यहाँ से भी इसे नीचे लेकर आता हूँ और यहाँ से इसे थोड़ा ऊपर लेकर जाते हैं, इस तरह से। चलिए, अब चीज़ें जो हैं वो पहले से बेहतर है। हमारे पास सबसे पहले एक वैल्यू है जो कि एक कॉलम के अंदर होगी, फिर सेकंड कॉलम की वैल्यू है और फिर थर्ड कॉलम की वैल्यू यहाँ पर है। अब यहाँ पर हमें एरर शो हो रहा है रीच्ड एंड ऑफ फाइल, इसे फिलहाल के लिए आप इग्नोर करें और हम चलते हैं आगे। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक टेबल क्रिएट करना है। तो वही तरीका हमारे पास जे टेबल, इस तरह से। अब इसे नाम दे देते हैं हम TB1, मतलब टेबल 1। और यहाँ पर न्यू का यूज करेंगे हम, दोबारा से जे टेबल, इस तरह से। पैराथीसिस, अब इसके अंदर सबसे पहले तो हम अपना डाटा देंगे जो कि हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखें, ये रहा डाटा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आएगा कॉमा और फिर जो भी हमारे पास कॉलम्स थे। ओके, यहाँ पर मैंने कॉलम्स ही नाम रखा था ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, 2 पैरामीटर्स हमने दिए।
पहले पैरामीटर में हमने डाटा दिया जो भी हम रखना चाहते हैं टेबल के अंदर, दूसरे पैरामीटर में हमने कॉलम्स दे दिया। ओके, कि ये हमारे कॉलम्स हैं, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। इतना काम तो हो चुका कि हमने एक टेबल भी क्रिएट कर लिया, टेबल के अंदर कॉलम्स भी सेट कर दिए हैं और उसके अंदर हमने डाटा भी रख दिया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, टेबल का साइज सेट करना होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितने भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं ना, उनका साइज आपको लाजमी सेट करना होता है। तो यहाँ पर हम सेट करते हैं टेबल का साइज। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे टेबल 1, उसके बाद डॉट सेट बॉन्ड्स, जो कि हमने काफी बार से यूज किया है। अब इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं एक्स एक्सिस से 30, उसके बाद वाई एक्सिस से हम इसे कर देते हैं लेट्स सपोज 50। इसी तरह इसकी जो विड्थ होगी ये हम सेट कर देते हैं, मान लीजिए 70 कर देते हैं इसे, और जो हमारे पास इसकी हाइट है वो हम कर देते हैं 60। इस तरह से ये काम तो हमारा हो गया। अब टेबल भी क्रिएट हो गई, टेबल के अंदर हमने डाटा भी रख दिया, टेबल को हमने साइज भी दे दिया। अब जो आखिरी काम है वो ये है कि हमने इस टेबल को ऐड करना है अपने फ्रेम के अंदर। तो हम फ्रेम को यूज करेंगे, फ्रेम डॉट ऐड, और इसमें हम ऐड करना चाहते हैं टेबल 1 इस तरह से, और इसे कर देना है टर्मिनेट। फ्रेम के अंदर ऐड कर दिया हमने टेबल 1 को। इतना सा हमारा काम था। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में ये टेबल किस तरह से शो होती है। इसमें एक और चीज भी है जो मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर टेबल शो हो रही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में टेबल शो हो रही है, पर ये इतनी ज्यादा छोटी है कि हमारा डाटा हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा सा ना इसकी विड्थ में इंक्रीमेंट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे कर देते हैं 300, और इसकी जो हाइट है इसे हम सेट कर देते हैं 400 इस तरह से। अब दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब की बार क्या होगा, टेबल का जो साइज है ना वो इंक्रीज हो जाएगा और हमारा कंटेंट हमें दिखाई देगा। ओके, अब यहाँ पर देखें टेबल का जो साइज है वो इंक्रीज हो चुका है, इसकी विड्थ भी इंक्रीज हो चुकी है और इसकी हाइट भी इंक्रीज हो चुकी है, और जो हमारा डाटा है वो हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप बहुत इजीली सिंपल जे टेबल का यूज करते हुए ना कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट हमारे पास फंक्शंस होते हैं, वो हम सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक एक करके आपको सारी चीजें सिखाता जा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैन्युअली जाके हम ये चीजें कैसे कोड करते हैं। बाद में जाके तो हमने क्या करना है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और डिफरेंट एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है। फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि कोड कैसे होता है। इस तरह से अगर आप खुद कोडिंग करते हुए कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जावा लैंग्वेज के अंदर, तो किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो चाहिए कुछ कॉलम्स, और उसके बाद हमें चाहिए एक डाटा जो कि हम शो कराएंगे उस टेबल के अंदर। उसके बाद हमने क्रिएट करनी है एक टेबल, टेबल की हमने बाउंड्री सेट कर देनी है, और फिर उस टेबल को ऐड कर देना है हमने फ्रेम के अंदर। सिर्फ इतना से काम है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। आज के लेक्चर में हम जावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के 3 और कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स एंड कॉम्बो बॉक्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको इस कोड के बारे में थोड़ा बहुत बता दूं कि यहाँ पर हमने स्विंग लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, जिसके अंदर सारे के सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के कंपोनेंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने फ्रेम क्रिएट किया है, इसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि पिछली काफी वीडियोस में हमने फ्रेम को यूज किया है। अब जितने भी हम एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं ना, उनको ऐड करने के लिए हमें फ्रेम चाहिए होता है। तो जब भी हम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करते हैं तो पहले एक फ्रेम बनाते हैं। तो इस फ्रेम की ये विड्थ है, ये हाइट है, लेआउट हमने इसका कुछ सेट नहीं किया तो हमने नल सेट कर दिया इसके अंदर, और हमने इसे कर दिया विजिबल ताकि ये शो हो आउटपुट के अंदर। अब सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक लेबल क्रिएट करते हैं, ओके, ताकि हमारी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन है वो थोड़ी सुंदर दिखे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे जे लेबल का इस तरह से, और इसका नाम सेट कर देते हैं लेबल 1। उसके बाद न्यू कीवर्ड, दोबारा से जे लेबल, और इसके अंदर आप जो कुछ भी लिखें वो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ विच वन इज योर फेवरेट लैंग्वेज। ओके, ये क्वेश्चन हो गया, इसे क्वेश्चन मार्क, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब लेबल तो हमने क्रिएट कर लिया। जब भी हम एक एलिमेंट क्रिएट करते हैं तो दूसरा स्टेप होता है उसकी बाउंड्रीज को सेट करना कि स्क्रीन के ऊपर वो किस जगह पे शो होगा। तो उसके लिए हम लेबल 1 को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद सेट बॉन्ड्स
इसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स डायरेक्शन बतानी है कि एक्स डायरेक्शन से किस तरफ होगा, तो यहाँ से हम 50 सेट कर देते हैं एक्स डायरेक्शन को। उसके बाद वाई डायरेक्शन से ये कहाँ होगा, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ 30। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी होगी, अब ये लाइन काफी लंबी है, इसके अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, तो मैं 300 सेट कर देता हूँ ताकि पूरी लाइन आउटपुट में शो हो। और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो हम सेट कर देते हैं 30। एक काम हो गया। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इस लेबल को ऐड करना है फ्रेम के अंदर, तो फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डॉट ऐड, और हम ऐड कर देंगे लेबल 1 को इस तरह से। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने चेक बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे जे चेक बॉक्स, ओके, और इससे हम नाम देते हैं चेक बॉक्स 1 इस तरह से। उसके बाद न्यू कीवर्ड दोबारा से जे चेक बॉक्स और पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आप जो भी वैल्यू सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C++, इस तरह से इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी भी बाउंड्रीज को सेट करना है, तो हम चेक बॉक्स 1 को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद डॉट सेट बॉन्ड्स, जैसे कि हमने लेबल के साथ किया। अब यहाँ पर एक्स डायरेक्शन को मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं चाहता हूँ कि जितने भी एलिमेंट्स है ना वो एक तरतीब में आए, तो जो लेबल की एक्स डायरेक्शन थी वही मैं इसकी एक्स डायरेक्शन सेट कर देता हूँ 50। उसके बाद लेबल की वाई डायरेक्शन थी 30, मैं चाहता हूँ ये चेक बॉक्स उससे थोड़ा नीचे आए, तो मैं इसे 60 सेट कर देता हूँ, 30 का डिफरेंस रखा मैंने। उसके बाद इसकी हमने विड्थ को भी सेट करना है, तो मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ, मान लीजिए 60, और उसके बाद इसकी जो हाइट है वो हम 30 रहने देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इसे ऐड करना है फ्रेम के अंदर, तो फ्रेम डॉट ऐड, और हम ऐड करना चाहते हैं चेक बॉक्स 1 को इस तरह से। इसे टर्मिनेट करते हैं और एक बार अपनी इस एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका जो लेआउट है, इसका डिजाइन किस तरह से शो हो रहा है। ओके, तो इसे थोड़ा वक्त लगेगा एग्जीक्यूट होने में, सो वी हैव टू वेट। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से शो हो रहा है। सबसे पहले है विच वन इज योर फेवरेट लैंग्वेज, और उसके बाद एक चेक बॉक्स है जो कि हमने अभी अभी क्रिएट किया। अब एक काम करते हैं, एक और चेक बॉक्स क्रिएट करते हैं। उसके लिए इसी कोड को ना हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और उसके बाद हम इसे कर देते हैं पेस्ट, और इसका जो लेआउट है इसे हम थोड़ा सेट कर लेते हैं ताकि ये सुंदर दिखे। ओके, अब हमने क्या करना है, ये चेक बॉक्स 2 होगा। ओके, नेम चेंज कर लेना है इसका, यहाँ पर भी चेक बॉक्स 2 और यहाँ पर भी चेक बॉक्स 2 इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है, तो यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ जावा। ओके, अब यहाँ पर बाउंड्रीज को हमने सेट करना है। एक्स डायरेक्शन को हमने कुछ नहीं कहना ताकि वो तरतीब में आए चीजें। वाई डायरेक्शन इसकी है 60, तो इसकी मैं कर देता हूँ 90, 30 का डिफरेंस, और इसको हम 60 ही रहने देते हैं विड्थ को, और हाइट को भी कुछ नहीं कहते। और दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंज आता है हमारे डिजाइन के अंदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारे पास C++ भी शो हो रहा है चेक बॉक्स, और साथ में जावा चेक बॉक्स भी शो हो रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ रेडियो बटन्स क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, वही जे रेडियो बटन। उसके बाद हमने बटन का नाम सेट कर देना है रेडियो बटन 1, फिर न्यू कीवर्ड, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर दोबारा से जे रेडियो बटन और पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पाइथन, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। उसके बाद हमने क्या करना होता है, इसकी बाउंड्रीज को सेट करना है, तो रेडियो बटन 1 डॉट सेट बॉन्ड्स। अब ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए अब तक, क्योंकि हम इन्हें काफी बार यूज कर चुके हैं। इसके बाद हमने सबसे पहले एक्स डायरेक्शन देनी होती है, तो एक्स डायरेक्शन को हमने चेंज नहीं करना, 50 रहने देते हैं। उसके बाद वाई डायरेक्शन ये था 90, तो इसे कर देते हैं 120। उसके बाद हमने सेट करना है जी इसकी विड्थ, तो 60 रहने देते हैं, और हाइट को 30 रहने देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है फ्रेम के अंदर, फ्रेम डॉट ऐड, और हम ऐड करना चाहते हैं रेडियो बटन 1 को, इसे कर देते हैं टर्मिनेट, और एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। ओके, और आउटपुट में देखते हैं कि रेडियो बटन किस तरह से शो होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास रेडियो बटन शो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर जो पाइथन हमने लिखा उसके सारे कैरेक्टर्स शो नहीं हो रहे। ओके, तो हमने क्या करना है, इसकी विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर देना है ताकि ये कैरेक्टर्स शो हो।
तो यहाँ पर ये है 60, तो मैं इसे कर देता हूँ 80। ओके 80। अब दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब क्या होगा, हमने विड्थ को इंक्रीज कर दिया है, तो जितने भी कैरेक्टर्स हाइड हो रहे थे ना, तो वो सामने शो हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अब एक काम करते हैं, एक और रेडियो बटन क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए इसी कोड को हम कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। कॉपी और पेस्ट करना बुरी बात नहीं होती, अगर आपका अपना कोड है तो आप कर सकते हैं, किसी और का कोड भी है तब भी आप कर सकते हैं, ये चलता है। उसके बाद रेडियो बटन, इसे हम नाम दे देते हैं 2, इससे भी रेडियो बटन 2, और यहाँ पर भी रेडियो बटन 2। यहाँ पर वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, तो पाइथन, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट। ओके जी, और यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करना है, तो पहले जो एक्स डायरेक्शन है उसको हमने चेंज नहीं करना, वो हम सेम ही रखेंगे। वाई डायरेक्शन इसकी थी 120, तो मैं इसे कर देता हूँ 150। और यहाँ पर जावा स्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, तो हमने इसकी विड्थ को इंक्रीज कर देना है, और मैं इसे 100 ही कर देता हूँ। और हाइट को हम कुछ नहीं कहते। ओके, दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब हमारे पास 2 चेक बॉक्सेस हो चुके हैं और 2 रेडियो बटन्स हो चुके हैं। ओके जी, यहाँ पर देखें 2 रेडियो बटन्स हैं हमारे पास और 2 चेक बॉक्सेस हैं। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम क्रिएट करते हैं एक कॉम्बो बॉक्स। ओके, तो कॉम्बो बॉक्स के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है डाटा। तो हम स्ट्रिंग का यूज करते हुए डाटा नाम की एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, और इस एरे के अंदर हमने क्या करना है, जो भी डाटा है हमारा उसे स्टोर कर लेना है। तो सबसे पहले मैं C++ को स्टोर करता हूँ, कॉमा, उसके बाद पाइथन, फिर से कॉमा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद फिर से कॉमा और फिर जावा। इस तरह से हमारे पास 4 लैंग्वेजेस इसमें आ चुकी हैं। ये हमारा डाटा है। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे जे कॉम्बो बॉक्स। ओके, इसका नाम सेट कर देते हैं हम यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स 1, इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है जी, न्यू कीवर्ड का यूज करना है, फिर से जे कॉम्बो बॉक्स, ओके, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर उसी डाटा को हमने पास कर देना है जो कि हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट की। इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारा कॉम्बो बॉक्स है, कॉम्बो बॉक्स 1, इसकी बाउंड्रीज को हमने सेट करना है। तो यहाँ पर हम सेट बॉन्ड्स लिखेंगे इस तरह से। अब एक्स डायरेक्शन को हमने चेंज नहीं करना, मैं 50 रहने दूंगा इसे। ओके, तो एक्स डायरेक्शन को हम यहाँ पर कर देते हैं 50, कॉमा, उसके बाद वाई डायरेक्शन थी 150 ये वाले की, और हम क्या करते हैं, इसे 180 कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो हाइट विड्थ है उसे 100 रहने देते हैं और हाइट को चेंज नहीं करते। पैरेंथेसिस, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। इसके बाद हमने क्या करना होता है, इस चेक बॉक्स को हमने फ्रेम के अंदर ऐड करना है। तो फ्रेम डॉट ऐड, और हम ऐड करना चाहते हैं जी कॉम्बो बॉक्स को, कॉम्बो बॉक्स 1, इस तरह से पैरेंथेसिस, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब एक काम करते हैं, इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका यूजर इंटरफेस किस तरह से शो हो रहा है। ओके जी, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जितने भी चीजें हमने इसके अंदर ऐड की वो सारी शो हो रही हैं, चेक बॉक्सेस भी हैं। ओके, अब मैंने एक्स डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं। ओके, हमने वाई डायरेक्शन को चेंज किया ताकि हर एक एलिमेंट एक दूसरे के नीचे आता जाए। तो ये चेक बॉक्सेस हैं, ये हमारे पास रेडियो बटन्स हैं, और ये हमारे पास कॉम्बो बॉक्स, जिसमें से आप किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। जितनी चीजें हमने आपको सिखाई आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। आपने एक्स डायरेक्शन को चेंज करना है, वाई डायरेक्शन को चेंज करना है। रिमेंबर, जितनी ज्यादा कोडिंग में आप मिस्टेक्स करोगे आप उतने ज्यादा अच्छे कोडर बनोगे। आज के लेक्चर में हम जावा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है जे ऑप्शन पैन। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जे ऑप्शन पैन है क्या। तो देखिए, जे ऑप्शन पैन एक क्लास है जो कि स्विंग पैकेज के अंदर होती है। इसको हम यूज करते हैं जब भी हमने डायलॉग बॉक्सेस बनाने होते हैं। डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि मैसेज डायलॉग बॉक्स, इसी तरह से कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स और इनपुट डायलॉग बॉक्स। तो इन सबको प्रैक्टिकल करते हैं ताकि चीजें जब आप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं कोड एडिटर में।
अब सबसे पहले हमें चाहिए एक जे फ्रेम, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे फ्रेम। ये हमने काफ़ी वीडियोस में बनाया, अब तक आपको याद हो चुका होगा। फ्रेम का नाम, उसके बाद न्यू कीवर्ड और दोबारा से जे फ्रेम, इस तरह से, और इसे कर देते हैं आखिर में टर्मिनेट। अब हमने एक जे फ्रेम ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जे ऑप्शन पैन का। तो यहाँ पर आपने लिखना है जे ऑप्शन पैन। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि हमारे पास ऑप्शन का ओ और पैन का पी, ये दोनों कैपिटल है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। अगर आपने कैपिटल ना लिखा तो आपको एरर शो होगा। उसके बाद हमने लिखना है शो मैसेज डायलॉग। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास मैसेज डायलॉग आ चुका है। अब सबसे पहले हमने अपने फ्रेम का नाम लिखना है, तो फ्रेम का नाम है एफ, इसे मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आपने जो भी मैसेज आप शो कराना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम टू हम और कोड, ये हमारे चैनल का नाम है। और आखिर में इसे कर देते हैं टर्मिनेट। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने एक डायलॉग बॉक्स बना लिया जिसके अंदर हमने एक मैसेज शो कराया। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि डायलॉग बॉक्स होता क्या है और किस तरह से ये दिखता है। ओके, तो यहाँ पर देखें ये आ चुका है डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पर देखें लिखा हुआ है वेलकम टू हम और कोड। तो इस तरह से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और डायलॉग बॉक्स होता है जिसे हम कहते हैं अलर्ट, जिसके अंदर हम कोई ना कोई मैसेज शो कराते हैं और साथ में अलर्ट का साइन होता है। तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल, आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपने इसे, मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि स्क्रीन आपको नजर आए। यहाँ पर आके सबसे पहले आपने कॉमा का यूज करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है अलर्ट। अलर्ट हो चुका। उसके बाद कॉमा, फिर से आप यूज करेंगे जे ऑप्शन पैन। ये लिखने के बाद आप डॉट का यूज करेंगे और फिर हमारे पास होता है वार्निंग मैसेज, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वार्निंग मैसेज और आखिर में इसे कर देंगे टर्मिनेट। लाइन थोड़ी ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लंबी हो चुकी है यहाँ से। तो यहाँ पर देखें हमने क्या किया, सबसे पहले हमारा मैसेज है, उसके बाद है अलर्ट, और फिर हमने यूज किया जी ऑप्शन पैन, और फिर वार्निंग मैसेज हमने शो करा दिया। अब हमारे आउटपुट में ना एक अलर्ट का साइन होगा। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में क्या चेंज आता है। ओके, नाउ वी हैव टू वेट। तो अब यहाँ पर देखें साइड पे हमारे पास है एक अलर्ट का साइन और साथ में मैसेज भी शो हो रहा है वेलकम टू हम और कोड। तो इसे मैं यहाँ से एंड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप सिंपल मैसेज डायलॉग भी बना सकते हैं और साथ में आप अलर्ट का भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम चाहे तो एक इनपुट डायलॉग बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, यहाँ तक। ओके, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो हमें एक वेरिएबल की जरूरत होगी। तो स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं नेम और फिर जी ऑप्शन पैन। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप स्ट्रिंग के अलावा कुछ भी यहाँ पर यूज करेंगे तो आपको एरर शो होगा, क्योंकि जी ऑप्शन पैन से आप जो भी इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। अब यहाँ पर हमने लिखना है शो इनपुट डायलॉग, इस तरह से, और इसके अंदर जो भी मैसेज हो आपका यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले फ्रेम का नाम, उसके बाद मैसेज, तो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एंटर यूर नेम। इस तरह से हमने मैसेज शो करा दिया और जो भी नेम यूजर इनपुट करेगा वो आके स्टोर हो जाएगा इस नेम वेरिएबल के अंदर। उसके बाद मैं चाहता हूं कि यूजर जो भी नेम इनपुट करे उसे हम कंसोल में भी देखें। तो यहाँ पर हम एस आउट का यूज करेंगे और इसके अंदर हम नेम वेरिएबल को देख लेंगे कि इसके अंदर क्या वैल्यू यूजर ने इनपुट की है। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये यूजर से एक वैल्यू लेता है। ओके, तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये मैसेज शो हो रहा है। अब इसके अंदर हम नाम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम और कोड, और जैसे हम ओके करते हैं तो यहाँ पर देखिए कंसोल में हम और कोड शो हो रहा है। तो इस तरह से तीन तरह के हमारे पास डायलॉग बॉक्सेस होते हैं। नंबर 1 पे मैसेज डायलॉग बॉक्स, उसके बाद अलर्ट डायलॉग बॉक्स जो कि कंफर्मेशन भी आप उसे कह सकते हैं, और साथ में इनपुट डायलॉग बॉक्स जिसको यूज करते हुए आप यूजर से वैल्यू इनपुट में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये चीज़ें आपने साथ के साथ सीखते जाना है। जैसे ही ये जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है आप ये बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद हमने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं जिनके अंदर हम ये सारी चीज़ें यूज़ करेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर हम यूज़ कर सकें। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम क्रिएट करेंगे एक मेन्यू बार जो कि आपने अक्सर सॉफ्टवेयर्स के अंदर देखा होगा। तो पहले मैं आपको इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिखा देता हूँ।
यहाँ पर देखें ये जो सीधी लाइन है ये है हमारा मेन्यू बार। इसके अंदर हमारे पास मेन्यू है, इसको क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल हैं। इन आइटम्स के अंदर हमारे पास एक और मेन्यू है जिसे हम कहते हैं सब मेन्यू। इस पे क्लिक करें तो हमारे पास और आइटम्स अवेलेबल हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्रिएट करेंगे और आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इसको डिजाइन करना। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक फ्रेम, जो कि हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि चाहे कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप क्रिएट करें सबसे पहला कंपोनेंट जो आपको चाहिए होता है वो होता है फ्रेम, क्योंकि फ्रेम के बगैर आप यूजर इंटरफेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं जे फ्रेम, इसका नाम सेट कर देते हैं एफ, उसके बाद न्यू जे फ्रेम। तो इस तरह से हमने एक फ्रेम क्रिएट कर लिया, इसको हम नाम दे देते हैं मेन। ओके, कि ये हमारा है मेन फ्रेम। इस तरह से इसे टर्मिनेट कर देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए कुछ मेन्यू आइटम्स, लेकिन उससे पहले हम बनाते हैं एक मेन्यू बार। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे जे मेन्यू बार। ओके, इसका नाम सेट कर देते हैं MB विच इज मेन्यू बार, उसके बाद न्यू और दोबारा से जे मेन्यू बार, और इसे हम कर देते हैं आखिर में टर्मिनेट। मेन्यू बार हमारे पास आ चुका है, वो जो सीधी लाइन होती है। अब हमें चाहिए एक मेन्यू और एक चाहिए सब मेन्यू। तो हमें काम करते हैं जे मेन्यू का यूज करते हुए एक तो मेन्यू ये क्रिएट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, और साथ में सब मेन्यू ये भी क्रिएट कर लेते हैं। ओके, अब ये चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। उसके बाद हमें चाहिए आइटम्स जो कि मेन्यू के अंदर हम रखेंगे। उसके लिए हम यूज करते हैं जे मेन्यू आइटम। ओके, इस तरह से अब मुझे चाहिए 5 आइटम्स, तो इनको मैं नाम दे देता हूँ आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। ओके, और आखिर में कर देते हैं टर्मिनेट। अब हमारे पास टोटल 4 चीजें आ चुकी हैं। हमारे पास एक फ्रेम, एक है जे मेन्यू बार, एक है मेन्यू जिसके अंदर हमारे पास सब मेन्यू भी है और मेन मेन्यू भी है, और उसके बाद हमारे पास है कुछ मेन्यू आइटम्स। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने सिंपल जैसे कि इनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए न्यू का कीवर्ड का यूज करते हुए, वैसे ही इनके साथ भी करना है। ओके, तो सबसे पहले मेन्यू की बात करते हैं। तो मैं मेन्यू को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद न्यू कीवर्ड और फिर जे मेन्यू। ओके, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट, लेकिन उससे पहले इसका नाम सेट कर देते हैं। इसे मैं कह देता हूँ मेन्यू, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। उसके बाद सब मेन्यू की बारी है, तो यहाँ पर सब मेन्यू। ओके, और दोबारा से न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे जे मेन्यू, और इसके अंदर हम लिख देते हैं कि ये है हमारा सब मेन्यू। इस तरह से अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें, पहले पिछले लेक्चर्स में हमने ये नहीं किया था। मैंने पहले क्या किया, जे मेन्यू के 2 आइटम्स को डिक्लेयर किया। ओके, बाद में जाके उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, अगर मैं ऐसा ना करता तो मुझे मेन्यू के साथ भी जे मेन्यू लिखना पड़ता, फिर सब मेन्यू के साथ भी मुझे जे मेन्यू लिखना पड़ता, जो कि काफी ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता, उसमें काफी वक्त लगता। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जो आइटम्स डिक्लेयर किए यहाँ पर, इनको भी हमने क्या करना है, न्यू कीवर्ड का यूज करना है इनके साथ भी। तो आइटम 1 को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद न्यू कीवर्ड और जे मेन्यू आइटम। ओके, इस तरह से हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और इसे हम नाम दे देते हैं आइटम 1। इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब मुझे ऐसे 5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा आसान तरीका है, इससे काफी वक्त बच जाता है। ओके, तो पेस्ट, ये 5 हो चुके हैं जी। अब इनके नाम चेंज कर देते हैं। ये है आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। ओके, यहाँ पर भी इनके नाम भी हम चेंज कर देते हैं, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। ओके, ये चीज हमारे पास होगी। हमारे पास आइटम्स भी आ चुके हैं, मेन्यू भी क्रिएट कर लिया, सब मेन्यू भी क्रिएट कर लिया, और हमारे पास क्या है जी, ये मेन्यू बार भी हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन आइटम्स को ऐड करना है मेन्यू के अंदर और सब मेन्यू के अंदर। ओके, तो सबसे पहले मैं मेन्यू के अंदर कुछ आइटम्स को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, डॉट ऐड, और यहाँ पर इसके अंदर मैं आइटम 1 को भी ऐड करना चाहता हूँ। ओके, आखिर में कर देते हैं टर्मिनेट, और मैं इसी पीस ऑफ कोड को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे इसके अंदर 3 आइटम्स को ऐड करना है। तो पेस्ट और पेस्ट, इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ आइटम 2 भी इसी के अंदर हो, मेन्यू के अंदर, और आइटम 3 भी मेन्यू के अंदर हो। अब इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं सब मेन्यू को, सब मेन्यू,
और इसके अंदर ऐड कर देते हैं बाकी आइटम्स को। ओके, I3 तक आ चुके हैं, तो आइटम 4 इसके अंदर ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट, और आइटम 5 भी हम इसके अंदर रख देते हैं। अब हमने क्या किया, हमारे पास जितने भी आइटम्स थे उनमें से 3 आइटम्स को हमने रखा मेन्यू के अंदर और 2 आइटम्स को हमने रखा सब मेन्यू के अंदर। अब इसके बाद हमने मेन्यू को ऐड करना है मेन्यू बार के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल मेन्यू बार को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड, और इसमें हम ऐड कर देंगे मेन्यू को। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर दूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने मेन्यू के अंदर कुछ आइटम्स को ऐड किया और कुछ आइटम्स को हमने ऐड किया सब मेन्यू के अंदर। फिर सब मेन्यू को हमने रख दिया मेन्यू के अंदर और मेन्यू को हमने उठा के रख दिया मेन्यू बार के अंदर। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। अब हमने क्या करना है, सारी की सारी चीज़ें आ चुकी हैं मेन्यू बार के अंदर। अब मेन्यू बार को हमने ऐड कर देना है फ्रेम के अंदर। नॉर्मली हम क्या करते थे, हम ऐड का यूज़ करते थे, पर यहाँ पर क्योंकि हमारे पास मेन्यू बार है तो मेन्यू बार को हम ऐड फंक्शन का यूज़ करते हुए फ्रेम के अंदर ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सेट जे मेन्यू बार, और यहाँ पर हमने मेन्यू बार को ऐड कर दिया सिंपल इस तरह से। अब हमने यहाँ पर जो फ्रेम क्रिएट किया था, हमने क्या करना है, इस फ्रेम की कुछ विड्थ सेट करनी है, कुछ हाइट सेट करनी है। तो एफ डॉट सेट साइज, इसका हम साइज सेट कर देते हैं। तो विड्थ में इसकी सेट कर देता हूँ 400 और हाइट भी इसकी सेट कर देते हैं 400। उसके बाद हमने इसका कुछ लेआउट सेट करना होता है, एफ डॉट सेट लेआउट। तो यहाँ पर है हमारे पास लेआउट, और इसके अंदर लेआउट में कुछ भी सेट नहीं करना चाहता तो हम नल सेट कर देंगे। उसके अलावा हमने क्या करना होता है, इसे विजिबल करना होता है, तो हम एफ डॉट सेट विजिबल का मेथड यहाँ पर कॉल कर देंगे विजिबल। ओके, इस तरह से, और इसे हम कर देंगे ट्रू। तो इस कोड को मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने फ्रेम क्रिएट किया, फ्रेम की विड्थ और हाइट सेट की, उसके बाद जे मेन्यू बार, फिर हमने मेन्यू बना लिए, एक मेन्यू एक सब मेन्यू, और फिर कुछ मेन्यू आइटम्स, सबको हमने कुछ नाम दे दिए। उसके बाद हमने मेन्यू के अंदर कुछ आइटम्स को ऐड किया और कुछ आइटम्स को सब मेन्यू के अंदर हमने ऐड किया। उसके बाद मेन्यू के अंदर हमने सब मेन्यू को रखा और फिर मेन्यू को उठा के हमने मेन्यू बार के अंदर रख दिया और फिर मेन्यू बार को हमने ऐड कर दिया फ्रेम के अंदर। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट कैसा शो होता है। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारे पास मेन्यू शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, और फिर सब मेन्यू को क्लिक करें तो उसके अंदर भी हमारे पास कुछ आइटम्स अवेलेबल हैं। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर एक मेन्यू क्रिएट करके दिया, आपने एक से ज़्यादा मेन्यूज क्रिएट करने हैं। कोड को थोड़ा चेंज करना है, लिस्ट आइटम्स के नाम को आपने चेंज कर देना है। बाकी सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही वर्क करेंगी जैसे मैंने आपको करके दिखाया। आज के लेक्चर में हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक और कंपोनेंट सीखेंगे विच इज ट्री। अब ट्री को ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं आईडीईज के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पर हम नेटबीन्स को यूज़ कर रहे हैं जावा का कोड लिखने के लिए, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास यहाँ पर एक ट्री है। सबसे पहले हमारे पास है मेन। ओके, मेन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ और फोल्डर्स आ जाते हैं। उसके बाद है सोर्स पैकेजेस, इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर कुछ और हमारे पास फोल्डर हैं। इसी तरह से टेस्ट पैकेजेस, इस पर सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक और फोल्डर है। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा एक ट्री है। तो सबसे ऊपर जो हमारे पास मेन है वो एक पेरेंट नोड है, उसके नीचे जितने भी नोड्स हैं वो सारे के सारे उसके चाइल्ड हैं। इसी तरह से अगर हम सोर्स पैकेजेस की बात करें तो ये पेरेंट नोड है और इसके अंदर जितने भी नोड्स हैं वो सारे के सारे इसके चाइल्ड हैं। तो एक किस्म का पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है एक ट्री के अंदर। इसी तरह से हम एक एप्लीकेशन, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप करेंगे आज के लेक्चर में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास एक स्टाइल का नोड है। ओके, उसके नीचे दो हमारे पास नोड्स हैं, एक है कलर और एक है फॉन्ट। तो ये कलर और फॉन्ट चाइल्ड है स्टाइल नोड के। उसके बाद अगर मैं कलर को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास 4 और नोड्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट। तो ये सारे के सारे चाइल्ड हैं कलर नोड के। तो ये पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन होता है। तो ये ट्री किस तरह से हम जावा लैंग्वेज के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, आज यही हमारा लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। और सबसे पहले हमने इंपोर्ट करना है एक लाइब्रेरी को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंपोर्ट, उसके बाद javax.swing, और स्विंग के अंदर हमें चाहिए एक ट्री। उसके बाद हमारे पास होता है डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड।
ओके, ये अगर आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो आप एक ट्री नहीं बना सकते। इसके बाद हमें चाहिए एक फ्रेम, क्योंकि कोई भी आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाएं तो सबसे पहले आपको एक फ्रेम ही क्रिएट करना होता है। अब तक जितनी वीडियोस हम रिकॉर्ड कर चुके हैं सबके अंदर मैं यही बात बार बार कहता हूं, अब तक आपको याद हो चुकी होगी। तो यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट करते हैं, जे फ्रेम, इसका नाम हम एफ सेट कर देते हैं, उसके बाद न्यू जे फ्रेम और पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ मेन। ओके, कि इसका नाम मेन है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इस फ्रेम की जो साइज है फ्रेम का वो सेट करना होता है। तो एफ डॉट सेट साइज, ओके जी। और साइज के अंदर सबसे पहले हमने विड्थ सेट करनी होती है, तो विड्थ मैं 400 सेट कर देता हूँ और हाइट भी 400 सेट कर देता हूँ ताकि ये पूरा एक स्क्वायर बन जाए। उसके बाद हम क्या करते थे कि हम लेआउट को सेट करते थे। यहाँ पर हमने लेआउट को अगर नल सेट किया तो ट्री आउटपुट में शो नहीं होगा। ये मैं करके दिखाऊंगा लेक्चर के आखिर में आपको। तो अभी फिलहाल के लिए हमने क्या करना है, इस फ्रेम को विजिबल करना है ताकि ये आउटपुट में शो हो। तो एफ डॉट सेट विजिबल, ओके, इस तरह से हम लिख देंगे और उसके अंदर वैल्यू पास कर देंगे ट्रू, ओके, ताकि ये आउटपुट में शो हो। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने नोड्स को क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले नोड क्रिएट करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिखनी है, तो थोड़ी सी बड़ी है लेकिन आप याद कर लेंगे आसानी से। तो हमने लिखना है डिफॉल्ट, उसके बाद म्यूटेबल ट्री नोड, ये लाइन है पूरी जो कि आपको लिखनी होगी, डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड। अब इसका नाम सेट कर देना है, तो मैं स्टाइल कह देता हूँ इसे। उसके बाद न्यू, दोबारा से यही आप लाइन लिखेंगे, डिफॉल्ट म्यूटेबल ट्री नोड, इस तरह से। और वैल्यू क्या आउटपुट में शो होगी, मैं चाहता हूँ आउटपुट में शो हो इसका नाम स्टाइल। इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब इसी तरह से हमें चाहिए दो और नोड्स चाहिए, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे पेस्ट कर देते हैं, 1 2। ओके, अब इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका नाम सेट कर देता हूँ कलर, और आउटपुट में भी इसका नाम शो होना चाहिए कलर। ओके, मैं बता दूं कि ये जो वैल्यू हम कोटेशंस के अंदर लिख रहे हैं, डबल कोटेशन के अंदर, आउटपुट में ये शो होंगी। ये मान लीजिए आप कि ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि इन वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर मैं इसका नाम सेट कर देता हूँ फॉन्ट, और आउटपुट में मैं चाहता हूँ शो होना चाहिए फॉन्ट। ओके, यहाँ तक काम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारे कलर और फॉन्ट है हमने इन्हें चाइल्ड बनाना है स्टाइल का। ओके, स्टाइल जो है वो पेरेंट नोड है हमारा। तो सबसे पहले हम स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डॉट ऐड, और हम ऐड कर देंगे इसके अंदर कलर को, टर्मिनेट। उसके बाद दोबारा से स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, डॉट ऐड, और इसके अंदर हम लिख देंगे फॉन्ट। अब क्या हुआ कि हमने क्या किया, कलर को और फॉन्ट को चाइल्ड बना दिया स्टाइल का, क्योंकि हमने इन्हें स्टाइल के अंदर ऐड कर दिया। तो स्टाइल जो है अब एक पेरेंट बन चुका है और कलर और फॉन्ट उसके चाइल्ड है। अब मुझे 4 और नोट्स चाहिए, तो वही कॉपी पेस्ट हम करेंगे, 2 3 4। ओके, अब इनके नाम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम सेट कर देते हैं रेड, और आउटपुट में मैं चाहता हूँ मुझे शो होना चाहिए रेड, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर हम सेट कर देते हैं ग्रीन, और आउटपुट में वैल्यू शो होनी चाहिए ग्रीन। यहाँ पर एस को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं जी ब्लू, और आउटपुट में हम चाहते हैं कि वैल्यू शो हो ब्लू। उसके बाद लास्ट में हम यहाँ पर लिख देते हैं वाइट, और आउटपुट में भी शो होना चाहिए वाइट। इस तरह से हमने क्या किया, हमने 4 और नोड्स बना दिए। अब इन नोड्स को हम ऐड कर देंगे कलर के अंदर। ओके, तो सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले हमने कलर को सिलेक्ट करना है, डॉट ऐड, सबसे पहले हम ऐड कर देंगे रेड को, टर्मिनेट कर देंगे इसे इस तरह से। उसके बाद कलर डॉट ऐड, और हम इस बार ऐड कर देंगे ग्रीन, टर्मिनेट। उसके बाद कलर डॉट ऐड, और इस बार हम ऐड कर देंगे इसके अंदर ब्लू, टर्मिनेट। उसके बाद कलर
ओके जी, कलर डॉट ऐड और हम वाइट को इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने क्या किया, हमने इन चारों नोड्स को ऐड कर दिया कलर के अंदर। इट्स मीन कलर इनका पेरेंट नोड हो चुका है और ये सारे उसके चाइल्ड नोड है। यहाँ तक तो काम हमारा हो गया। अब यहाँ पर आप एक चीज नोटिस करें कि हमारे पास जितने भी नोड्स है ना, वो है सारे के सारे स्टाइल के अंदर। देखिए, अगर कलर हमने स्टाइल के अंदर रखा हुआ है तो कलर के अंदर जितने भी नोड्स है वो भी स्टाइल के अंदर है, फॉन्ट भी स्टाइल के अंदर है, तो जितने भी नोड्स है ना वो सारे के सारे स्टाइल के अंदर है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक जे ट्री यहाँ पर बनाना है। इसे नाम देते हैं जे टी, विच मीन्स जे ट्री। उसके बाद न्यू, दोबारा से जे ट्री, और यहाँ पर हम इसके अंदर सेट कर देंगे स्टाइल, क्योंकि जितने भी नोड्स हैं वो सारे के सारे स्टाइल के अंदर हैं। स्टाइल जो है हमारा वो टॉप पेरेंट नोड है, बाकी सारे के सारे नोड उसके अंदर है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा जे ट्री है, अब क्योंकि सारे के सारे नोड इसके अंदर आ चुके हैं, अब इस जे ट्री को हम ऐड कर देंगे फ्रेम के अंदर। तो एफ डॉट ऐड और हम ऐड करना चाहते हैं जे ट्री को। इस तरह से इसे टर्मिनेट कर देते हैं। कोड मुकम्मल हो चुका है, मैं आपको एक बार रिव्यू करा देता हूँ। सबसे पहले हमने एक फ्रेम क्रिएट किया, उसकी विड्थ और हाइट को सेट किया और उसे विजिबल कर दिया ताकि वो आउटपुट में शो हो। उसके बाद हमने 3 नोड्स क्रिएट किए, ओके, स्टाइल, कलर, फॉन्ट। स्टाइल को हमने पेरेंट रखा, कलर और फॉन्ट उसके चाइल्ड हो गए। फिर हमने 4 और नोड्स क्रिएट किए। हमने कलर को पेरेंट कहा और जितने भी नोड्स हैं उसके चाइल्ड हमने यहाँ पर बना दिए। फिर हमने जे ट्री का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जे टी, और इसके अंदर हमने स्टाइल को ऐड कर दिया और आखिर में हमने फ्रेम के अंदर उसी जे ट्री को ऐड कर दिया। तो एक बार इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में ये ट्री किस तरह से शो होता है। ओके, तो यहाँ पर देखें हमारा आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है। सबसे पहले स्टाइल है विच इज पेरेंट नोड, उसके बाद कलर और फॉन्ट उसके चाइल्ड है। कलर को अगर हम ओपन करें तो इसके अंदर रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट, ये सारे के सारे इसके चाइल्ड हैं और कलर जो है वो एक पेरेंट है। तो इस तरह से जावा लैंग्वेज को यूज करते हुए आप एक ट्री क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से मैं मेंशन कर दूं कि ये जो चीज़ें हम मैन्युअली कोड करके बना रहे हैं ना, ये हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्योर कोडिंग क्यों सिखा रहा हूँ, ताकि आपको पता हो जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो आपको पता हो कि बिहाइंड द सीन कोड क्या लिखा हुआ है। आपने अगर ट्री को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो आपको पता हो कि यार पीछे ट्री का कोड क्या है। ओके, अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हमने जो एप्लीकेशंस क्रिएट करनी है वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही करेंगे। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमने क्रिएट करनी है, चैटिंग ऐप्स हैं, कुछ गेम्स हैं और भी काफ़ी सारी हैं जो कि रियल लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हम जावा स्विंग की हेल्प से एक फाइल चूजर क्रिएट करेंगे और उसके साथ ही हम सीखेंगे कि टाइटल बार के अंदर हम एक आइकन को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जावा स्विंग की हेल्प से एक फाइल चूजर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है जो कि है स्विंग लाइब्रेरी। इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होते हैं एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डेवलप करने के लिए। इसी के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है फाइल चूजर। तो यहाँ पर मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट javax डॉट स्विंग डॉट फाइल चूजर डॉट एस्टरिस्क। इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें चाहिए, उसके बाद टर्मिनेट। तो ये हमारे पास एक क्लास है जिसकी हेल्प से हम एक फाइल चूजर कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और ये इस स्विंग लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने फाइल चूजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो सिंपल सा प्रोसेस है इसका। सबसे पहले जे फाइल चूजर, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का एक नाम सेट कर देंगे। तो मैं JF लिख देता हूँ, जे फाइल चूजर। उसके बाद न्यू और दोबारा से जे फाइल चूजर और उसके बाद पैरेंथेसिस और फिर इसे कर देते हैं टर्मिनेट। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी फाइल चूजर को हमने सेव डायलॉग बॉक्स प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जे फाइल चूजर को सिलेक्ट करना है डॉट, उसके बाद हमने शो कर देना है शो सेव डायलॉग। ओके, इस तरह से। और इसके अंदर हमने पास कर देना है कुछ भी नहीं, इसके अंदर हम नल सेट कर देंगे। ओके, इस तरह से। अब हमने क्या किया, हमने फाइल चूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमने सेव डायलॉग बॉक्स को भी शो करा दिया इस तरह से। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसका आउटपुट शो होता है।
तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियोस आप देखें, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट हमें शो हो रहा है कुछ इस तरह से। हमारे पास एक स्क्रीन ओपन हो चुकी है जिसे हम कहते हैं फाइल चूजर। यहाँ से एक यूजर किसी भी फाइल को सिलेक्ट कर सकता है और उसके बाद सेव, या फिर इसके साथ हम कोई और फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमने इवेंट्स के बारे में नहीं पढ़ा, फिलहाल हम डिजाइन बनाना सीख रहे हैं। जब हम इवेंट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इस बटन से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही ये फाइल चूजर ओपन हुआ तो ये डायरेक्ट आया हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी डायरेक्टरी को भी सेट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर सिंपल, सबसे पहले हम डबल कोटेशन का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि सी डायरेक्टरी ओपन हो जब भी एक फाइल चूज की जाए। तो दोबारा से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। अब की बार क्या होगा कि सी डायरेक्टरी हमारे पास शो होगी। सो वी हैव टू वेट। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या हो रहा है, सी डायरेक्टरी शो हो रही है। तो आप खुद से ये सेट कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी जो है वो ओपन होगी। तो ये आपके बस में होता है, आप ये कर सकते हैं। चलिए इतना तो हो गया कि हमने एक फाइल चूजर बनाना सीख लिया, बहुत आसान था। रिमेंबर, मैं फिलहाल डिजाइन सिखा रहा हूँ, हमने अभी तक इवेंट्स के बारे में बात नहीं की, उनके बारे में भी हम बात करेंगे बहुत जल्द, कुछ ही लेक्चर्स के बाद। अभी आपने GUI डेवलप करना सीखना है। अब हम बात करते हैं कि हम एक फ्रेम के अंदर, एक टाइटल बार के अंदर आइकन को किस तरह से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, दोबारा से ना इस पीस ऑफ कोड को रन करता हूँ और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि किस तरह से आइकन शो होता है। यहाँ पर देखिए कॉर्नर में हमारे पास सेव के साथ ना आइकन शो हो रहा है जावा का, ये जो बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पर हम अपना आइकन भी सेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पीस ऑफ कोड को हटा देते हैं और यहाँ पर हम यूज करेंगे टूल किट को। अब ये जो टूल किट हम इसके अंदर यूज करेंगे वो टूल किट हमें प्रोवाइड करता है AWT। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे जावा, एक्स को हमने यूज नहीं करना है इसके अंदर, उसके बाद AWT, उसके बाद एस्टरिस्क और उसके बाद टर्मिनेट। आपको याद होगा जब हमने स्विंग पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपके से कहा था कि स्विंग एक लाइब्रेरी है जो कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज की जाती है। AWT भी एक लाइब्रेरी है जिसकी मदद से भी हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। AWT थोड़ी ओल्ड है, अब जो यूज हो रही है वो स्विंग यूज हो रही है। तो इसके अंदर हमारे पास एक टूल किट होती है जिसकी हमें जरूरत होती है एक टाइटल बार के अंदर आइकन को सेट करने के लिए। तो चलें इसे सेट करते हैं यहाँ पर। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, तो जे फ्रेम, उसके बाद फ्रेम का नाम F सेट कर देते हैं, उसके बाद न्यू जे फ्रेम, इस तरह से पैरेंथेसिस, इसका नाम सेट कर देते हैं मेन। ओके, यहाँ पर A स्मॉल लिख देता हूँ, उसके बाद इसे कर देते हैं टर्मिनेट। उसके बाद इस फ्रेम की हमने विड्थ और हाइट को सेट करना होता है, तो F.set साइज। ओके जी, हमने साइज को सेट करना है और इसके अंदर हमने प्रोवाइड करनी है सबसे पहले विड्थ 400 और उसके बाद हाइट वो भी 400, इस तरह से। उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको विजिबल करना है ताकि ये आउटपुट में शो हो, तो F.set विजिबल, इस तरह से। और इसके अंदर हम वैल्यू सेट कर देते हैं ट्रू ताकि ये आउटपुट में शो हो और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब इसके बाद हमें चाहिए एक इमेज, तो इसको नाम दे देते हैं आइकन, नाम आप कोई भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर टूल किट का यूज करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टूल किट डॉट गेट डिफॉल्ट टूल किट। ओके, यहाँ तक। उसके बाद डॉट गेट इमेज, ओके, इस तरह से गेट इमेज, और यहाँ पर आपने इमेज का URL प्रोवाइड कर देना है। यहाँ पर मैं जो इमेज यूज कर रहा हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हमारे पास लिंक्डइन का एक लोगो है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चेक करना है कि इसकी एक्सटेंशन क्या है। तो इसकी एक्सटेंशन है .png। ओके, तो इसकी डायरेक्टरी को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, तो इसका नाम है abc.png। ओके, तो इसे हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। वापस चलते हैं अपने कोड एडिटर में और यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर इसे कर देते हैं पेस्ट, इस तरह से, और आखिर में हम इसे कर देते हैं टर्मिनेट। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो आइकन है उसे हमने फ्रेम के अंदर सेट कर देना है। तो F, ये फ्रेम का नाम है, डॉट सेट
आइकन इमेज। ओके, अब यहाँ पर हमने इस वेरिएबल को नाम दिया था आइकन, जिसके अंदर हमारी इमेज है, वही हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इतना काम हमारा हो गया। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट में लोगो शो होता है या नहीं होता। ओके, सो नाउ वी हैव टू वेट। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट शो हो चुका है, मेन हमारे फ्रेम का नाम है और साथ में लिंक्डइन का जो आइकन है वो शो हो रहा है। तो इस तरह से आप इस टाइटल बार के अंदर किसी भी इमेज को, किसी भी आइकन को सेट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जो कुछ हमने आपको सिखाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।